नमस्कार दोस्तों, प्रीमियम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की इंपोर्टेंट द हिंदू न्यूज से, जो कि हम डिस्कस करेंगे प्रीमियम पर्सपेक्टिव से। पहला जो आर्टिकल है, भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर गए हैं, तो काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच में। वाटर, एग्रीकल्चर, स्पेस और एक $40 मिलियन का एक जॉइंट फंड भी स्टैब्लिश किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनोवेशन लाने के लिए। दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अनाउंस किया है, मिल के डिफेंस मिसाइल से दूसरे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाएंगे। तो थोड़ी बहुत जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस करी। आगे जो आर्टिकल है वो जम्मू एंड कश्मीर ने भी जीएसटी रेजोल्यूशन को पास कर दिया है, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने। इससे पहले पूरे देश में जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया था जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद में वहाँ की असेंबली में भी जीएसटी रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया है। आपको पता ही होगा, आर्टिकल नंबर 370 के तहत में स्पेशल दर्जा दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। वहाँ पे अगर हमारे संविधान में किसी भी प्रकार की अमेंडमेंट पास होती है तो वो जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल तब तक नहीं होती जब तक उसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से एक्सटेंड ना किया जाए। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होगा, देखिए 3 लिस्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। जो पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में 3 लिस्ट में डिवाइड की गई है। पहली है यूनियन लिस्ट के अंदर में कौन सी पावर्स आती हैं, दूसरी स्टेट लिस्ट के अंदर में, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। रेजिडुअरी पावर जो है, यानी बची हुई जो पावर्स हैं जो इन तीनों लिस्ट के अंदर में नहीं आती, वो यूनियन लिस्ट के अंदर में आती है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में ये सही नहीं है। जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, बची हुई जो पावर्स हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर के पास में आती है। जो पावर्स यानी तीनों लिस्ट में नहीं होगी वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में आएगी, ऐसा प्रोविजन है। तो स्पेशल दर्जा प्राप्त है जम्मू एंड कश्मीर को। और अगला जो आर्टिकल है वो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट क्या है, FPAI यानी फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 58 विलेजेस का चुनाव किया है नए प्रोग्राम के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, वो इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो उसको कम करने का काम करेंगे। यानी बच्चे के जन्म के दौरान, डिलीवरी के दौरान कई बार जो मदर्स की डेथ होती है, उस रेट को कम करने की कोशिश करेंगे FPAI फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में, और ये फाउंडिंग मेंबर है IPPF का। वो अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे IPPF है क्या, नाम देख लीजिए, इंटरनेशनल प्लांट पेरेंटहुड फेडरेशन। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में मेन मकसद जो बताना वो यही है कि ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। कई बार यूपीएससी जो सिंपल जो बॉडीज न्यूज़ में होती है वो पूछ लेती है क्या ये गवर्नमेंट बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है या फिर NGO है। तो काइंड ऑफ ये NGO है, समझ गए। ये ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो मेन मकसद है वो ये है कि सेक्सुअल जो हेल्थ है उसको प्रमोट करना या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको एनकरेज करना। 1952 में मुंबई में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। अभी 149 यानी 149 जो एसोसिएशंस हैं वो इसके अंदर में आती हैं, और हाईली डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रीजन्स में भी ये काम करती है। अभी जो है इसका जो हेडक्वार्टर वो लंदन में है। अब फिर से आते हैं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पास में। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको एनकरेज करना या जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको एनकरेज करना, इंप्रूव करना, उस जैसी चीज़ों में ये भी काम करती है। और काइंड ऑफ चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है IPPF की, जो हमने अभी डिस्कस करी, समझ गए। यानी भारत में ये काम कर रही है, ये भी काइंड ऑफ NGO है। ये देखिए मेन काम इसका यही है, सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना और हेल्थ इंप्रूव करना, और जो लिविंग के लिए जो स्टैंडर्ड्स है उसको इंप्रूव करना। वुमेन जो हैं वो लोकल वॉलंटरी ग्रुप्स में शामिल हों और कम्युनिटीज़ में मिलकर काम करें, एम्पावर्ड हों, इन सब चीज़ों के लिए काम करती है ये FPAI फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आगे रिट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए न्यूज़पेपर्स में काफ़ी बार रिट्स के बारे में आता रहता है। तो 5 रिट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट भी रिट्स जारी कर सकता है, और मान लीजिए किसी नागरिक का फंडामेंटल राइट हर्ट होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट से जो रिलेटेड रिट होती हैं वो आती हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत में, और जो दूसरी हाई कोर्ट्स के अंदर में जो रिट आती हैं वो आर्टिकल नंबर 226 के रूप में। लेकिन देखिए थोड़ा फर्क है, हाई कोर्ट के पास में जो रिट्स की पावर है और सुप्रीम कोर्ट के पास में जो रिट्स की पावर है। अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अलावा किसी दूसरे केसेस से रिलेटेड वो सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं जा सकता। लेकिन हाई कोर्ट के पास में थोड़ी ज़्यादा पावर है। फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी जो है वो नागरिक है, कोई भी सिटीजन है, वो हाई कोर्ट के पास में जा सकता है रिट्स को लेके। तो रिट्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहली जो है हैबस कॉर्पस। मान लीजिए अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को डिटेन कर लेता है, या फिर कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो अथॉरिटीज़ है, मान लीजिए पुलिस है, उनको 24 घंटे के अंदर अंदर में अपराधी को, जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। अगर पुलिस कोर्ट 24 घंटे के अंदर में कोर्ट के सामने पेश नहीं करती तो जो कोर्ट है वो हेबस कॉर्पस रिट जारी कर सकती है कि आप पेश कीजिए उस पर्सन को जिसको आपने बिना किसी अथॉरिटी के डिटेन करके रखा है।
तो इसका मतलब होता है हेबस कॉर्पस का मतलब होता है पेश करो, यानी प्रेजेंट द पर्सन, समझ गए। अगला है मैंडेमस। ये मैंडेमस जो रिट होती है वो कोर्ट्स के द्वारा जारी की जाती है जब वो किसी पब्लिक ऑफिशियल को, और अब तो इवन क्वेसी जुडिशियल यानी जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको भी, पहले सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल था, बाद में इसमें चेंज हो गया था, यानी ऑफिशियल्स को कोर्ट्स कहते हैं कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए। यानी अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक उदाहरण आपको देता हूं मैं। 1956 इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट है, जिसमें मान लीजिए अगर कोई भी राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है और कहता है कि आप एक ट्रिब्यूनल का निर्माण कीजिए, हमारे पास में एक मुद्दा है, यानी एक पर्टिकुलर रिवर को लेकर विवाद है और उसको सुलझाने के लिए आप एक जो इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल है और ये एक प्रकार से ट्रिब्यूनल है उसका गठन कीजिए। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की मजबूरी है कि एक साल में राज्य की डिमांड के अनुसार जो ट्रिब्यूनल है उसका निर्माण करना है। अगर लॉ के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट एक साल के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल की स्थापना नहीं करती है तो जो राज्य है वो कोर्ट के पास में जा सकता है और कोर्ट है वो मैंडेमस रिट जारी करेगा और कहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप कानून के हिसाब से एक साल के अंदर अंदर आपको ट्रिब्यूनल का गठन करना है और आप अपनी ड्यूटी कीजिए, समझ गए। तो मैंडेमस जो रिट होती है वो पब्लिक ऑफिशियल्स को कहती है कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए। अगली जो रिट है वो प्रोहिबिशन है, और एक बात आप याद रखिएगा, जो मैंडेमस जो रिट है वो प्रेसिडेंट, गवर्नर, हाई कोर्ट के जज और प्राइवेट जो पर्सन्स हैं इन सब के खिलाफ में जारी नहीं हो सकती। आगे जो है प्रोहिबिशन रिट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट जिनके पास में रिट्स जारी करने की पावर होती है वो लोकल कोर्ट्स को कहते हैं कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना बंद कर दीजिए। कई कारणों की वजह से वो ये कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए लोकल जो कोर्ट्स हैं जिस मामले पे सुनवाई कर रही हैं उस मामले पे ज्यूरिडिक्शन ना उस कोर्ट की, तो इन वजह से इस प्रकार की रिट जारी की जा सकती है जिसका नाम है प्रोहिबिशन। अगली जो रिट है वो है सर्ट्यूरेरी। सर्ट्यूरेरी रिट तब जारी की जाती है, मान लीजिए अगर कोई डाउट है बड़ी कोर्ट को, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, तो वो सीधा डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकती है लोकल कोर्ट से कि जो भी डॉक्यूमेंट है आप हमारे पास में लेके आइए और अब उस केस की सुनवाई अब हम करेंगे। तो काइंड ऑफ ये चीज है सर्ट्यूरेरी। को वारंटो में ये होता है कि किस अथॉरिटी से आप काम कर रहे हो। ये तब जारी होती है, मान लीजिए कोई पब्लिक पर्सन है और उसने कोई पर्सन है उसने कोई पब्लिक ऑफिस को ज्वाइन किया है, लेकिन डाउट है कि वो उस ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी उसने वो ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तो रिट जारी की जा सकती है कोर्ट जारी कर सकती है उस रिट को और पूछ सकती है कि आप किसके अथॉरिटी से ये पब्लिक ऑफिस आपने ज्वाइन किया है, समझ गए। कोई भी पर्सन इलीगल रूप से पब्लिक ऑफिस ज्वाइन ना करे तो उस चीज को रोकने के लिए ये चीज रिट है क्वो वारंटो। तो सारी जो रिट्स हैं हमने डिस्कस करी, और ये जो डिफरेंस है वो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो हाई कोर्ट के पास में रिट्स की पावर है वो ज़्यादा है, ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में बल्कि दूसरे इश्यूज पे भी जो सिटीजन्स हैं वो हाई कोर्ट के पास में जा सकते हैं रिट्स के लिए, रिट्स के रिगार्डिंग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिटीजन्स तभी जा सकते हैं जब उनका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो, यानी हाई कोर्ट के पास में जो रिट्स की ज़्यादा पावर्स हैं, वाइड पावर्स हैं। अगला जो आर्टिकल है ये व्हाइट टाइगर से रिलेटेड है। जो व्हाइट टाइगर को लोकेट किया गया है, देखा गया है नीलगिरी के पास में, एक वाइल्ड लाइफ के फोटोग्राफर ने फोटो खींची थी, उसमें ये वाइट टाइगर को लोकेट किया गया है। और काइंड ऑफ जो नीलगिरी हिल्स हैं उनके वेस्टर्न पार्ट में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मुखुर्ती नेशनल पार्क, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर में भी आता है, वहाँ पर ये वाइट टाइगर लोकेट किया गया है। तो दो तीन चीज़ें याद रखिएगा। व्हाइट टाइगर अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आए, अभी तो देखिए फोटोग्राफर द्वारा लोकेट किया गया है, मान लीजिए गवर्नमेंट भी इस चीज़ को मान लेती है, तो कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाइट टाइगर आर लोकेटेड इन द हिमालयाज ओनली, तो फिर वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि अब नीलगिरी में भी लोकेट किया गया है, लेकिन एक प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा वेरिफिकेशन आना बाकी है। फिर उसके बाद ये लोकेशन पूछी जा सकती है मुखुर्ती नेशनल पार्क की। मुखुर्ती नेशनल पार्क जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बिल्कुल वेस्टर्न साइड में है। अब पीआईबी में देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। पहली जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। हमारे प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर गए हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री को एक गिफ्ट दिया है, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है आर्ट एंड कल्चर के नज़रिए से। 2 कॉपर जो प्लेट्स हैं वो गिफ्ट दी गई हैं। ये पिक्चर में देखिए, जो ये 2 कॉपर प्लेट्स हैं ये हमारे प्रधानमंत्री ने गिफ्ट दी है इजराइल के प्रधानमंत्री को। तो क्या सिग्निफिकेंस है इन कॉपर प्लेट्स की? देखिए, अगर पहली कॉपर प्लेट की बात करें तो ये 9th-10th सेंचुरी में जो हिंदू किंग थे उस समय में, जिनका नाम था चेरामन पेरुमल, इन्होंने गिफ्ट दी थी जूइश लीडर जोसेफ रब्बान को जब वो हमारे देश में आए थे। इसके अलावा दूसरी प्लेट की सिग्निफिकेंस ये है, ये भी उस समय के जो हिंदू रूलर थे उन्होंने चर्च को दी थी। ये प्लेट बताती है, दूसरी प्लेट, कि ग्रांट ऑफ लैंड दी गई थी जूइश को और टैक्स प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार दिए गए थे, कम टैक्स उनको देना पड़ता था। तो थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है वो याद रखना। इसके अलावा एक और भी गिफ्ट दिया था जिसका नाम है तोरा स्क्रोल। ये इस प्रकार का स्क्रोल गिफ्ट दिया है। तो बहुत ज़्यादा नाम तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि उस समय में हिंदू रूलर कौन थे या फिर कौन से जूइश लीडर को दी थी, लेकिन ये सिग्निफिकेंस है कि क्या गिफ्ट दिया था कॉपर प्लेट्स और क्या किस लिए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, बस आप वो थोड़ा सा याद रखिएगा।
आगे जॉर्डन से रिलेटेड ये न्यूज़ है। 10वीं मीटिंग हुई इंडिया और जॉर्डन के बीच में, ट्रेड एंड इकोनॉमिक जॉइंट कमेटी के बीच में, और दोनों देशों के जो कॉमर्स मिनिस्टर्स हैं वो मिले दिल्ली में। बातें क्या की गई? बातें तो देखिए सिंपल ही हैं। ट्रेड कोऑपरेशन को किस प्रकार से आगे ले जाए, बिजनेस को किस प्रकार से दोनों देशों में कोऑपरेशन हो, इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, सिंपल सी चीज़ें हैं। जॉर्डन की लोकेशन आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी बार हमने डिस्कस भी किया है। और वेस्ट में आता है इजराइल पैलेस्टीन, और नॉर्थ में आता है सीरिया, और नॉर्थ ईस्ट में आता है इराक, ईस्ट में आता है सऊदी अरेबिया, साउथ में आता है गल्फ ऑफ अकाबा, और वेस्ट और साउथ में आता है इजिप्ट। तो ये लोकेशन थोड़ी सी आप याद रखिएगा। डेड सी से भी बॉर्डर मिलता है जॉर्डन का, राजधानी है अम्मान। आगे थोड़ा सा हम ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के बारे में हम जान लेते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क देखिए कुछ भी हो सकता है, कंपनी का लोगो हो सकता है, या कंपनी का सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ट्रेडमार्क किस लिए काम आता है? एक वैल्यूज को बनाता है, ब्रांड को बनाता है, कोई आसानी से कॉपी नहीं कर सकता चीज़ों को, इसलिए ट्रेडमार्क काम आता है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में। और डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। और उसके बाद में देखिए इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? एक बॉडी है जिसका नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। ये जो बॉडी है वो एडमिनिस्टर करती है जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं या फिर नए ट्रेडमार्क्स को अनुमति दी जाती है, वो सब यही करती है बॉडी, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। तो ये देखिए, जैसा हमने भी डिस्कस किया, एडमिनिस्टर्ड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। रिपोर्ट्स टू, डिपार्टमेंट का नाम है DIPP यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो बेसिक फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए आमतौर पर जो सारी चीज़ें हैं ना, ट्रेडमार्क, IPR, ये इसी मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लेकिन एक बात आप चेक कीजिएगा, जो कॉपीराइट है वो इस मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं आता। आप डेली क्विज का जो अपना सेक्शन है वहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि कॉपीराइट जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। आगे है बीजिंग डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन। बीजिंग डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन, ये ब्रिक्स जो देश हैं उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं वो मिले थे चाइना के अंदर में 5 जुलाई 2017 को, और इन्होंने ये साइन की डिक्लेरेशन में कोई बहुत एक प्रकार से स्ट्रेन सी चीज़ें नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें कि जो 5 ब्रिक्स के कंट्रीज़ हैं आपस में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का आदान प्रदान होगा, सीखने को मिलेगा, एक दूसरे देशों से कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है कि 2030 तक एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाना है और क्वालिटी वाला एजुकेशन बनाना है, तो उस बातों को लेके किस प्रकार से कोऑपरेट किया जाए, ये सभी बातें हैं। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, देखिए बीजिंग डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? क्या ब्रिक्स से रिलेटेड है, या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड है? कोई भी 2-3 एशियान भी जोड़ सकते हैं, कोई भी SCO से रिलेटेड है, उस समय हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा बीजिंग डिक्लेरेशन है वो है ब्रिक्स से रिलेटेड। आगे मेरिट एप्लीकेशन और ई-बिडिंग पोर्टल है। ये तो देखिए हमारे देश में जो कोल है उसको किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए उसके लिए 2 एप्लीकेशंस बनाई गई हैं, ताकि जो कम से कम जो कोयला है उसकी वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो। मिनिस्ट्री कौन सी है? नाम से ही पता लग रहा है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पावर, कोल एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एंड माइंस। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब जो ये नीचे है ये 2-3 मिनिस्ट्रीज के इकट्ठे नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कोल, और ये रिन्यूएबल एनर्जी वाली मिनिस्ट्री है ये अलग है, और सबके मिनिस्टर शायद एक ही हैं, श्री पीयूष गोयल, इसलिए ये एक साथ नाम दिया हुआ है PIB में। चलिए आगे आज से कुछ स्कीम्स थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज कर सकते हैं, धीरे धीरे करके हम स्कीम्स रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि देखिए आजकल UPSC का जो पैटर्न है बिल्कुल थोड़ा चेंज हो गया है, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। तो हम स्कीम्स को भी थोड़ा थोड़ा करके इनडायरेक्ट भी डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चंस का हमने क्विज स्टार्ट किया है उसमें भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे वो सारी इंफॉर्मेशन हम उस क्विज में शामिल कर लें जो कि UPSC के नए पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्कीम्स के बारे में। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है, आज जो स्कीम्स हैं वो यूथ अफेयर से रिलेटेड स्कीम्स हैं। सबसे पहले तो आपको एज पता होनी चाहिए कि यूथ की जो एज कितनी है हमारे देश के जो गवर्नमेंट है उनके रूल्स के हिसाब से। 15 से 29 साल तक की एज के बीच में जो भी आता है उसको यूथ माना जाता है। पहले ये उम्र जो होती थी वो 15 से 35 साल होती थी, अभी से घटा के 15 से 29 साल कर दिया गया है। तो इसके हिसाब से यंगेस्ट नेशन है हमारा जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 साल के नीचे आती है। नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 का हमने निर्माण किया था, और नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 ने रिप्लेस किया था, उससे पहले थी नेशनल यूथ पॉलिसी 2003। क्या चीज़ें हैं? चीज़ें यही हैं कि यूथ की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, पोटेंशियल को यूज किया जाए, और एक नेशनल बिल्डिंग में सहायता करे यूथ। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर नेशनल पॉलिसी 2014 का निर्माण किया गया है।
आगे 2-3 स्कीम और भी हैं, जैसे सिंपल कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना तो कम है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जैसे नेशनल यंग लीडर प्रोग्राम NYLP, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दिसंबर 2014 में चलाई गई थी। और ये भी सेम चीज़ है कि यूथ की लीडरशिप है उसको डेवलप करना और नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस में उनका सहयोग लेना। आगे ये भी सेम चीज़ है, नेहरू युवा केंद्र संगठन। ये देखिए, इसे लॉन्च किया गया था 1972 में। ये लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, और इसकी प्रेजेंस है, नेहरू युवा केंद्र जो है उनकी प्रेजेंस है 623 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में हमारे देश में। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का? यूथ की पर्सनैलिटी और लीडरशिप क्वालिटीज़ को एक प्रकार से रिफाइन करना और उसको यूज करना नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में, नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में। आगे है नेशनल यूथ कोप्स। इसे लॉन्च किया गया था 2010-11 में। ये 2 स्कीम्स को मर्ज करके इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। किन स्कीम्स को मर्ज किया गया था? नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम्स और राष्ट्रीय सद्भावना योजना, इन दोनों को सब्ज्यूम किया गया था और इसको इंप्लीमेंट करके ये स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में देखिए, जो कौन से एज ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्कीम के अंदर में, एज ग्रुप 18 से लेकर 25 तक के। वॉलंटियर काम करते हैं, क्वालिफिकेशन कम से कम 10 साल होनी चाहिए, यानी जो देश नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए वॉलंटियर्स का काम करते हैं नेशनल यूथ कोप्स के तहत, जिन यूथ को ट्रेनिंग मिलती है। और ट्रेनिंग किस तरह की दी जाती है? स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, और यानी हर एक ब्लॉक में 2 जो है NYC यानी नेशनल यूथ कोप्स होते हैं, ऐसा सरकार ने टारगेट रखा है। आगे है नेशनल सर्विस स्कीम। नेशनल सर्विस स्कीम का भी ऑब्जेक्टिव तो सेम है, इसे 1969 में लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव सेम है, यूथ की पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर्स को रिफाइन करना, चेंज करना और नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में उनका सहयोग लेना। और देखिए, जो इनका मोटो होता है NSS वॉलंटियर्स का, वो ये है कि कम्युनिटी को वो हमेशा आगे रखते हैं और सेल्फ को पीछे रखते हैं। यहाँ पे देखिए, इंडिया एयर बुक से ये काइंड ऑफ स्कीम हम ले रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। हमेशा NSS के तहत में जो वॉलंटियर्स होते हैं वो कम्युनिटी को आगे रखते हैं, अपने आप को पीछे रखते हैं। और इनका जो मोटो है वो है नॉट मी बट यू, मैं नहीं बल्कि आप। महात्मा गांधी के आइडियल से ये मोटो लिया गया है, यानी एजुकेशन थ्रू सर्विस इज द पर्पज ऑफ NSS। उसके बाद में है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया में बस आप एक चीज़ याद रखिएगा, कौन कौन सी स्कीम्स को मर्ज करके खेलो इंडिया स्कीम चलाई है सरकार ने। मर्जर हुआ है राजीव गांधी खेल अभियान का, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का और नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम का। 3 स्कीम्स को मर्ज करके सरकार ने स्कीम चलाई है खेलो इंडिया। और उसके बाद में एक फंड इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। ये सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए। गवर्नमेंट और इसके साथ साथ नॉन गवर्नमेंट रिसोर्सेज से भी, यानी ना सिर्फ गवर्नमेंट फंड देती है इस जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है, बल्कि जो दूसरी नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज है वहाँ से भी फंड आता है, फंडिंग आती है, जैसे कि प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर से, NRI, उन सब से। और क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, कंट्रीब्यूशन को फंड अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है और 100% एग्जाम्पशंस है, इनकम टैक्स नहीं लगेगा अगर कोई इस प्रकार से डोनेट करता है इस फंड के अंदर में। क्वेश्चन बन सकता है काफ़ी सारा, क्या वेदर इट इज़ ओनली फंड ओनली इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस फंड। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बाय द UPSC। बस ये PIB में तो आज इतना ही। अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, आज के डिस्कशन के बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क्स एक्ट रिलेटेड है। कौन सी बॉडी इसको एडमिनिस्टर करती है? क्या ये एडमिनिस्टर किया जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स के द्वारा? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में आता है? आपको सही आंसर देना है और आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको ओनली IAS जो वेबसाइट है, वहाँ पे मेन्यू में एक डेली क्विज का सेक्शन है, वहाँ आपको आंसर मिलेंगे इन क्वेश्चंस के। अगला जो क्वेश्चन है वो बीजिंग डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी बॉडी के द्वारा अडोप्ट की गई है? क्या ये SAARC के द्वारा अडोप्ट की गई है? क्या इसमें स्टूडेंट्स, सेकुलर्स और टीचिंग फैकल्टी का एक्सचेंज होता है? तो सही आंसर आपको देना है और चेक कर सकते हैं onlyis.com से। बाकी आगे जो क्वेश्चंस हैं वो जम्मू कश्मीर की पावर्स के बारे में है। डिटेल से हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, तो आप क्वेश्चंस जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा और आंसर्स भी चेक कीजिएगा। लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, रिट्स के ऊपर में है। कौन सी जो रिट जारी की जाती है जो पब्लिक या फिर स्टेचुटरी ड्यूटी करने के लिए जारी की जाती है कि पब्लिक ऑफिशियल्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें? तो आंसर बताइएगा। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप भी कर लेते हैं, सॉरी। द हिंदू में हमने ये आर्टिकल्स डिस्कस किए, इंडिया और इजराइल के बीच में कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं। एंड जम्मू एंड कश्मीर ने भी अब GST रेजुलेशन को पास कर दिया है। आर्टिकल नंबर 370 GST के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया, इंटरनेशनल प्लान्ड पेरेंटहुड फेडरेशन के बारे में डिस्कस किया, और SC सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट्स जारी कर सकता है, हाई कोर्ट कौन सी रिट्स जारी कर सकता है वो भी हमने डिस्कस किया। वाइट टाइगर्स के बारे में हमने डिस्कस किया।
पीआईबी में हमने पीएम ने जो गिफ्ट दिया है बेंजामिन नेतन्याहू को वो डिस्कस किया, जॉर्डन के बारे में डिस्कस किया, ट्रेडमार्क्स एक्ट के बारे में डिस्कस किया, बीजिंग डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया और मेरिट एप्लीकेशन और ई बिडिंग पोर्टल के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।